नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत, जिसके तहत हम भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको करा रहे हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो अभी तक आप लोगों ने पीछे के 3 को नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि वहाँ भी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें कराई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यदि आप क्रम से नहीं रहेंगे तो फिर आपको लिंक करने में भी समस्या आएंगी। तो चैनल पे आप जो है मंडे टू फ्राइडे ये टाइम टेबल देखिए, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे आप लोगों की पीटी की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम अभी शाम को 5 बजे हमारा इतिहास की चीज़ें हो रही हैं और सुबह जो है वो पॉलिटी की चीज़ें कराई जा रही हैं। तो यहाँ देखें, और शनिवार को जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो चल रहा है। इसमें जो है हम 2 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, एक सुबह जो है 9 बजे और दूसरा जो है शाम को 5 बजे। तो इस समय तो चैनल पे जरूर बने रहिए। चलिए अब आइए, आज हम देखेंगे पहली तो अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि आप लोग की परीक्षा में कई बार जो है अनुसूचियों से प्रश्न आता है कि कौन सा विषय किस अनुसूची से संबंधित है। तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? तो संघ, राज्य एवं संघ क्षेत्र। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरी अनुसूची तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में पेंशन भत्ते आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के जो प्रारूप है वो कहाँ लिखा गया? तो तीसरी अनुसूची में। इसी तरीके से चौथी जो अनुसूची है तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चौथी में कहाँ है? तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का जो है वो विवरण दिया गया है। और पांचवी अनुसूची तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातियां भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब पांचवी अनुसूची में ही ये प्रावधान है कि जनजातियों के भूमि का अगर किसी निजी संस्थान, निजी व्यक्ति को जो है वो अंतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में इसी को आधार बना करके जो है वो जो ट्रांसफर है वो शून्य घोषित किया जा सकता है। और छठी अनुसूची में क्या है? तो असम, मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। मतलब छठी अनुसूची में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें 4 जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये छठी अनुसूची में है। बाकी कहाँ सब है? वो 5वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है। मतलब आप लोग समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची जो पढ़ते हैं वो कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में है। और संघ सूची में कुल 97 विषय का उल्लेख है। हालांकि ये बढ़ गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहले तो 97 थे, वर्तमान में अभी कितने हैं। इसी तरीके से और जो ये संघ सूची है इस पे अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकार का है। मतलब इस पे पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। इसी तरीके से जो राज्य सूची है उसमें कुल 66 विषय थे, जिन पर कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब इन पर राज्य का अधिकार है। और इसी तरीके से एक समवर्ती सूची है जिसमें करीब करीब 47 विषयों को उस समय जो है डाला गया था। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहां राज्य भी चाहे या केंद्र, दोनों मतलब सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी एक विषय को लेकर के दोनों सरकारों के बीच कोई टकराव होता है तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी? तो उसमें वरीयता केंद्र सरकार के कानून को दी जाएगी। अब थोड़ा सा आगे आइए कि जो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस है, कारागार है, पंचायती राज है, भूमि सुधार है, ये सब कहाँ के विषय हैं? तो ये सब राज्य सूची के विषय हैं।
मतलब जो 7वीं अनुसूची में जो केंद्र राज्य समवर्ती सूची दी गई है, तो उसी के तहत जो भी, जैसे जो आपके स्टेट में जो पुलिस व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है, इसी तरीके से स्वास्थ्य की चीजें हैं, प्रति व्यक्ति जो कर है, गैस है, कृषि है, ये सारी चीजें जो है वो राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सब कहाँ के हैं? तो ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से विषय किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जो नीचे वाले हैं ये सब संघ क्षेत्र से संबंधित हैं। और आर्थिक आयोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद मतलब तलाक एवं गोद लेना कहाँ वर्णित है? तो ये सब जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। इसी तरीके से जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में देखिए, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। और ये जो 22 भाषाएं हुई हैं 14 से बढ़कर के, वो कब हुई हैं? तो थोड़ा सा इसको भी आप इसी समय लगे देख लीजिए कि 1967 में सिंधी को, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब जो पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था, जो 22 हुआ है, तो किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसको भी देख लें। कई बार प्रश्न जो है वो यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं। फिर अगला आता है 9वीं अनुसूची, तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये कहाँ है? 9वीं अनुसूची में है। और प्रथम संविधान संशोधन, थोड़ा सा 9वीं अनुसूची के बारे में देख लीजिए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी प्रधानमंत्री नेहरू के समय में और वर्ष 1951 में, 51 में। वर्तमान में इस अनुसूची में 282 अधिनियम है। मतलब इसमें ये भी है ना कि इस अनुसूची में जो भी अधिनियम डाले जाएंगे तो उसे थोड़ा सा न्यायिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि न्यायपालिका ने अभी हाल ही में एक बात के को निस्तारण करते हुए स्पष्ट कर दिया, इसे भी न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब इसकी भी जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, सारी न्यायिक समीक्षा की बात है। तो अब पहले तो ये था कि लोग कहते थे कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि न्यायपालिका जो है उसका जो है समीक्षा न कर सके, लेकिन न्यायपालिका ने वही संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लेकर के एक आदेश दिया कि अब हम इसका भी न्यायिक जो है वो समीक्षा कर सकते हैं। मतलब ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। भाई आप इसी में कुछ ऐसा अनैतिक काम कर दीजिए जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कहा था कि भाई आपका जो है संविधान संशोधन की शक्ति आपके पास है, लेकिन आप मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, तो मूल ढांचे को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम इसको समय समय पर बताते रहेंगे। तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास एक ऐसा हथियार रखा है कि किसी को भी संवैधानिक जो मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत उसकी जो है वो समीक्षा कर लेता है या कर सकता है। अब आते हैं अगला 10वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। और 11वीं अनुसूची क्या है? तो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया है 11वीं अनुसूची में। और इसी के तहत जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं।
मतलब जो 11वीं अनुसूची है वो बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका वाली व्यवस्था से है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। एक जो ऊपर वाला है पंचायत वाला वो 73वां है, समय 92, नगर वाला जो है वो 74वां है और समय 92। इसमें शहरी निकायों से संबंधित 18 विषय हैं। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे, पीटी में कई बार पूछा गया है। तो पंचायतों के पास जो विषय हैं वो 29 विषय हैं, और नगर पालिकाओं के पास जो विषय है वो 18 विषय हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ प्रोग्राम संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा आरओ का बैच चल रहा है, तो जो भी बच्चे आरओ में ठीक स्कोर कर रहे हैं, जो कट ऑफ बताया गया संस्थान के द्वारा, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या 1-2 नंबर कम भी हैं, तो अपने आरओ के मेंस में लग जाएं, क्योंकि ये परीक्षा जो है बहुत चांस है कि आपकी नवंबर में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास समय कम है, तो यहाँ क्या है कि डेली जो है रिवीजन कराया जा रहा है, आपकी एकदम बढ़िया से तैयारी कराई जा रही है, तो और प्रैक्टिस हो रहा है। आपको उसका जो मॉडल आंसर का पीडीएफ भी दिया जा रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो इसको ज्वाइन करें। और अगर आपको जो है पेपर 3 जो हमारा मेंटरशिप बैच है उसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करें। ये भी 12 अगस्त से ही शुरू है और पेपर 3 से शुरू है। तो बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ भी निकले नहीं है, 3-4 टेस्ट ही आपके निकले हैं अभी। और सारी जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो चूंकि रिकॉर्डेड होते हैं तो एक आध टेस्ट तब तक और हो चुके रहेंगे, लेकिन फिर भी आप कवर कर सकते हैं। और टारगेट बनाइए कि कम से कम एटलीस्ट पीटी के पहले 2 पेपर तो आप तैयार कर लीजिए, ताकि पीटी के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में आइए तो आपका कुछ मेंस का पोर्शन तैयार रहे। क्योंकि पीटी के बाद अगर आप चाहेंगे कि सब तैयार कर लेंगे मुख्य परीक्षा तो वो थोड़ा सा कठिन है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सहज रखने के लिए अभी आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक आप पीटी मूड में ही रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए, फिर जो है पीटी के मूड में तो आना ही है। तो 1 महीना तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। साथ साथ आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी संस्थान के द्वारा। आपका आधा नंबर 1 नंबर कटा है, क्यों कटा है और कैसे आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो ये सेम डे ही जो है आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और हमारा ये प्रयास है कि इसके द्वारा जो है हम करीब 750 प्लस प्रश्न कराएं, ताकि जो है आप जब मेंस देने जाएं तो इतने प्रश्नों के प्रैक्टिस के साथ, इतने प्रश्नों के मॉडल आंसर के साथ आप बहुत ही ज़्यादा सहज स्थिति में रहें। तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। अब आइए उद्देशिका को थोड़ा देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये समय याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही जो है परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वो बनाई गई। मतलब जो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वही बाद में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जल्दी से आप सब कमेंट करके बताइए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। और ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि आयोग क्या करता है कि आपको यही क्रम लगाने को दे देता है। कई बार अगर आपके पीवाईक्यू जेएन में होगा तो याद होगा कि इस क्रम से भी जो है प्रश्न पूछा गया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुनिश्चित करती है। मतलब जो प्रस्तावना उसमें कितने न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उद्देशिका संविधान के
विधिक निर्वचन में भी जो है वो सहायक होती है। क्योंकि यही है ना कि भाई यहाँ चीजें जो है तो संविधान में जो चीजें हैं उसको स्पष्ट करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। तो उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसके द्वारा कहा गया है? तो सर अल्लाद कृष्णा अय्यर के द्वारा कहा गया है। के.एम. मुंशी कहते हैं कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। मतलब उद्देशिका को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारतीवाद में ही माना गया, इसके पहले इसे संविधान का अंग माना ही नहीं जाता था। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये समय क्या है? तो 1973 है। इसके पूर्व बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को जो है वो संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। मतलब संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका को किस वाद में कहा गया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। और जो 60 में बेरूबारीवाद था तो उसमें तो उद्देशिका को संविधान का अंग माना ही नहीं गया था। इसी तरीके से बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 64 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण। मतलब जो बेरूबारीवाद में जो नकार दिया गया था वो जो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 64 में इसको स्वीकार किया गया। और इस पे अंतिम मोहर 1973 में केशवानंद भारतीवाद में लगता है। उद्देशिका की प्रकृति क्या है? तो ये न्याय योग्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, आपसे कई बार पूछा गया कि समानता कितनी प्रकार की है? तो आर्थिक, राजनैतिक और एक बताइए जल्दी से कौन सी है? और साथ ही साथ 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। इसमें क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तथा इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो ये जो 2 समता है वो प्रतिष्ठा और अवसर की है। तो इसका भी आप देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। मतलब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 के तहत प्रदान किया गया है, उसी को जो है और हाई कोर्टों को प्राप्त हुआ है वो आर्टिकल 226 के तहत। तो उसे ही जो है बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का जो है वो आत्मा माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, वही जो पीछे मैंने बताया जन्म कुंडली की बात है। और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है सुभाष कश्यप का। इसी तरीके से बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों, अब थोड़ा सा हम प्रतीक के बारे में देख लेते हैं, यहाँ हेडिंग नहीं है तो थोड़ा सा जो हमारे प्रतीक हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उनके मध्य में चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया। तो जो हमारा झंडा है या जो चक्र है तो वो किसको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका वर्णन संविधान सभा में किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया, मतलब जो सबसे ऊपर हमारे फ्लैग में चूंकि 3 पट्टियां हैं, तो जब जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है वो भगवा या केसरिया रंग की है। तो भगवा या केसरिया रंग जो है त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ये कौन कह रहे हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी तरीके से हमारे झंडे में जो सफेद रंग है हमें सच्चाई के पथ पर चलने
और अच्छे आचरण की प्रेरणा देने की बात करता है। मतलब सच्चाई के पथ पर चलना और अच्छे आचरण की प्रेरणा देने की बात कही गई है। जो हमारी जो हरी पट्टी है बीच मतलब नीचे वाली, और बीच में तो खैर व्हाइट है, और हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को भी उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। तो ये विशेषता है जो है हरे रंग की। और सफेद क्या है कि सच्चाई और पथ पर चलने की जो है वो हमको मिलता है। तो हरा रंग जो है भाई, हमारी जो पृथ्वी है, जो वनस्पतियां वो हरे रंग की ही दिखाई देती हैं। तो आप इससे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। और सफेद रंग से सच्चाई और मतलब सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण मतलब साफ सुथरा आचरण मतलब उज्जवल आचरण। तो उज्जवल या धवल, तो धवल बेसिकली सफेद से ही जो है जुड़ता है। तो हमारे धवल आचरण की बात कहाँ की गई है, तो वो जो सफेद हमारी जो पट्टी है उसमें कही गई है। सफेद रंग के मध्य एक अशोक चक्र है, धर्म के राज का प्रतीक है। मतलब जो अशोक चक्र है वो धर्म के राज का प्रतीक बताया गया है। और चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है, मतलब जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। मतलब इसमें जो चक्र है वो इसलिए इसमें डाला गया है ताकि हम ये दिखा सके कि जो हम लोग हैं वो चलायमान है, मतलब हम निरंतर जो है प्रगति पथ पर अग्रसर है। क्योंकि अगर आप जड़ हो गए तो आप जो है अवनति के शिकार हैं, वही इसमें कहा जा रहा है। चक्र जो है शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का जो है वो प्रतीक है। ये सारी चीजें हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ये जानिए, और आयताकार दिख ही रहा होगा क्योंकि वर्गाकार तो एकदम नहीं है, तो ये भी स्पष्ट है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। मतलब जब भी हमारा ध्वज बनेगा तो इसी लंबाई चौड़ाई के अनुपात में बनेगा। और सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। बीच में जो श्वेत पट्टी है वो शांति और सच्चाई प्रदर्शन का, और सबसे नीचे जो हरी पट्टी है वो उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है, अभी मैंने पीछे ही बताया है। और ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है। देखिए जो चक्र है ये भी कलर को भी लेकर के एकदम आश्वस्त हो जाइए, वो ब्लैक नहीं है, वो नीले कलर का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह अस्तर पर बने चक्र से लिया गया है। मतलब ये जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उस पे जो चक्र बना हुआ है, तो सिंह शीर्ष उसको कहते हैं, तो वहीं से इस चक्र को लाया गया। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है तैयार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो वर्तमान स्वीकृति प्रदान किया गया। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज की जो वर्तमान चीजें हैं वो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति दी गई, तो 22 जुलाई 1947। ये डेट याद रखिएगा, 2 बार ये डेट पूछा गया है आपसे कमीशन के द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। जो हमारा लाट है, अशोक का लाट आप लोग देखते होंगे, वही हमारा राजकीय चिन्ह है और वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह, देखिए झंडा हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राजकीय चिन्ह जो हमारा है वो कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा है, तो सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो हमारे लाट में नीचे लिखा गया है, मतलब जो हमारा चिन्ह है राजकीय। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। मतलब जो हमारा राजकीय चिन्ह है या जो हमारा राष्ट्रगान है, ये सारी चीजें 24 जनवरी 1950 को ही जो है हमारे संविधान सभा द्वारा उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। और इसके गायन की अवधि क्या है, तो 52 सेकेंड है।
मतलब जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं उसे 52 सेकंड में जो है वो समाप्त करना होता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर की जो है द्वारा रचित है। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले हमारे राष्ट्रगान का गायन हुआ था और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसी तरीके से वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ उपन्यास लिखा गया है उसी से जो है इसे अपनाया गया है। इसे 1996 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास में वर्णित था वहां से लिया गया है वंदे मातरम को। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1996 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1996 का जहां सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया उसका आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो उसका जो आयोजन हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। तो इसी तरीके से आप बताइए कि जो 1996 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को थोड़ा देखें। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तिथि भी याद रखिएगा कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र वहां से इसकी शुरुआत होती है, मतलब जो चैत्र महीना है इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह जो होता है क्या होता है? तो फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत कब होती है? तो 22 मार्च को होती है, जबकि लीप वर्ष जो है 21 मार्च का होता है। तो हमारा जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। पहली चीज 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था, 57 को अपनाया गया था। चैत्र माह से प्रारंभ होता है और इसका जो लास्ट महीना होता है वो फागुन होता है। और चैत्र माह की शुरुआत मानी कब जाती है? तो 22 मार्च को मानी जाती है, जबकि लीप वर्ष में जो है ये 21 मार्च को मानी जाती है। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और भारतीय जो मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मतलब हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? तो बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस को भारत का राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जैसे पशु पक्षी झंडा गान गीत, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ बताया। कैलेंडर के बारे में मैंने बताया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सब आए हुए पॉइंट्स हैं। तो बस आप इसको रिवीजन कर लीजिए ताकि अगर ये रिपीट हो तो फिर आप जो है इसको करने में सहज रहें। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस मतलब 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को भी जो है महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और उसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, मतलब हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। और बरगद को जो है हम राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मानते हैं। मतलब देखिए पीपल दे देगा तो बहुत से बच्चे जो है पीपल पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, न कि पीपल। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज की जो पॉलिटी की क्लास है आपको यहीं तक थी और इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से
मेंस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो आरओ को हो या पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के हो, तो आप लोग जरूर इससे जुड़े। साथ ही साथ ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, तो आप लोग की एक बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो एक समय के बाद आप हमारे टेलीग्राम से बने रहिए, यहाँ सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, यूपी स्पेशल हो, या तथ्यों की महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है उसकी हो, या फिर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं OPT पास करो सीरीज है, या जो मेंस के प्रोग्राम है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है हमारा टेलीग्राम का चैनल, तो आप लोग जरूर बनिए, इससे जुड़े रहिए। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब है समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा एक चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये दोनों चैनल ही संस्थान के हैं। तो और यहाँ क्या है कि आपकी परीक्षा को लेकर के बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और निकट भविष्य में पढ़ती रहेंगी। आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रयास संस्थान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चैनल को आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आप लोग का एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा वो हौसला देता है कि ये लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्लासेस पसंद आ रही हैं और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।